मेरा नाम यासिर है और मैं रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का धारा तो बिलोमूम पुरस्कून ही बहता था, मगर दोस्तों की महफिलें, हंसी मजाक के वो शौरीले लम्हे और पुरानी शरारतों की यादें ही थीं जो जिंदगी के तारुपूद में रंग भरती रहीं। इन्हीं यादों की धनी में एक नाम मेरे करीबी दोस्त काशिफ का भी था। काशिफ मेरे साथ बचपन ही से वाबस्ता था। हम दोनों एक ही मोहल्ले की गलियों में पले बढ़े थे, अकठे पढ़े, अकठे खेले और अकठे ही जिंदगी के नशीबो फराज देखे थे। हमारी दोस्ती इस कदर गहरी थी कि एक दूसरे के घर आना जाना हमारे लिए अपने ही घर के आने जाने जैसा था। मैं उसके घर इस कदर घिला मिला था कि उसकी बहनें भी मुझे महज भाई का दोस्त ही नहीं बल्कि घर का एक फर्द समझती थीं। काशिफ की माँ थी नीलम। वो ज़ाहिरी तौर पर सख्त मिजाज और देहाती अदा लिए एक औरत थीं, मगर अंदर से निहायत हसास और जज्बात से लबरीज थीं। दरअसल वो ज़्यादातर वक्त अपने गांव ही में गुजारती थीं, जहां उनके शौहर रहते थे। गांव चक्री के करीब था, रावलपिंडी से ज़्यादा दूर भी नहीं, मगर वो बसा औकात वहीं रहते और कभी कभार ही शहर आती थीं। यही वजह थी कि मेरा उनसे कभी ज़्यादा मेल जोल नहीं रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि काशिफ और उसका सारा खानदान गांव जाने की तैयारियों में मसरूफ था। इन्हें एक हफ्ते के लिए गांव जाना था और घर को ताला लगाकर खाली छोड़ना था। रवांगी से पहले काशिफ ने मुझसे कहा, यासर भाई, घर की चाबियां तुम रख लो, कोई ज़रूरत पड़े तो देख लेना। मैंने हंसकर जवाब दिया, यार फिक्र न करो, सब ख्याल रखूंगा। उसी दिन शाम ढले। अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। रिसीव करते ही दूसरी तरफ काशिफ था। इसकी आवाज़ भारी और परेशान कुन थी। यासिर, उम्मी रावलपिंडी आ रही हैं, ज़रा उनको चाबियां दे देना और खाने पीने का भी कुछ इंतज़ाम कर देना। मैं हैरान हुआ, क्या हुआ? तुम लोग तो सब गांव गए हुए थे। वो बोला, यार घर जाके सब झगड़ा हो गया, उम्मी नाराज़ होकर वापस आ रही हैं, बस तुम उनको चाबियां दे देना, बाकी सब बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। करीबन आधे घंटे बाद एक और कॉल आई। इस बार नीलम आंटी की आवाज़ थी, भारी और सख्त लहजे में बोल रही थी, यासिर, मैं घर के बाहर खड़ी हूं, आओ और चाबियां दो। मैं फौरन उठा और 5 मिनट में ही काशिफ के घर के बाहर पहुंच गया। वहां एक लंबी दबंग सी औरत काली चादर ओढ़े खड़ी थी। वो वाकई नीलम आंटी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और चाबी दी। दरवाज़ा खुला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बेटा, कुछ खाने पीने का ले आओ, आज बहुत थक गई हूं। मैंने कहा, जी आंटी, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं। मैं बाहर गया और बिरयानी, नाश्ते का सामान यानी ब्रेड, जाम, मक्खन और दूध ले आया। वापस आकर जब मैंने बेल बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त वो चादर उतार चुकी थीं और गर्मी के हल्के कपड़ों में थीं। लंबा कद, भरा हुआ जिस्म और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। मैंने सामान टेबल पर रखा और जाने लगा तो आंटी बोलें, यासर, तुम भी खा लो, वैसे भी मैं अकेली हूं, तुम साथ रहोगे तो मेरा दिल लगा रहेगा। मैं रख गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। उनकी बातों में एक अलग सा धीमापन था। खाने के बाद उन्होंने चाय बनाई। हम सूफे पर बैठे चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे पहली बार मौका मिला था नीलम आंटी से इतनी खुलकर बात करने का। पहले वो हमेशा सख्त रवैये की मालिक लगती थीं, लेकिन इस दिन उनके अंदाज में एक अजीब सी नरमी और खुलेपन की झलक थी। शायद गुस्से, थकन और तन्हाई ने उनके दिल को कुछ नरम कर दिया था। चाय पीते पीते उन्होंने अचानक सवाल किया, यासर, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी आंटी, कभी कभी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, और शराब? मैं हैरान हुआ और कहा, नहीं आंटी, वो तो कभी नहीं पी। वो खिलखिलाकर हंसे, चलो आज मेरे साथ पीना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप शराब पीती हैं? वो बोले, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा शौहर और मैं दोनों मिलकर अक्सर पीते हैं, कभी कभी चरस भी। मैं सकते में आ गया। नीलम आंटी मेरे सामने एक नया रख ही दिखा रही थीं। वो किचन में गईं, अपने बैग से 2 व्हिस्की की बोतलें निकालें और गिलास ले आएं। एक गिलास मुझे थमाया और दूसरा खुद भरकर पीने लगें। पहले पहल मैंने हचकचाहट की, लेकिन फिर उनके इसरार पर थोड़ा सा पी लिया। आंटी का अंदाज बहुत प्राइतमाद था। वो मुसलसल व्हिस्की के घूंट भरती जा रही थीं और मुझसे भी कहती, ड्रू मत, पी लो, कुछ नहीं होता। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। उन्होंने दिल के जख्म खोलने शुरू कर दिए। अपने शोहर की बेवफाई का जिक्र किया, घर की तलखियाँ, गांव की मुश्किलात, सब कुछ बयान कर डाला। मैं सुनता रहा और कभी कभार अपने ख्यालात भी शेयर करता। रात गए, हम दोनों टीवी लाउंज में आ गए।
वहां जमीन पर बस्तर बिछा हुआ था। मैंने कहा, आंटी, आज यहीं सो जाऊं? वैसे भी देर हो गई है। वो बोले, हाँ बेटा, यहीं सो जाओ, मैं भी यहीं हूं। मैं एक तरफ लेट गया और आंटी दूसरी तरफ। वह हस्की के नशे और रात की खामोशी ने माहौल को बोझल कर दिया था। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगीं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात के 1 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि नीलम आंटी मुझसे जड़कर सो रही थीं। इनका हाथ मेरे सीने पर था और टांग मेरे ऊपर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खामोशी से उठा, बाथरूम गया, वापस आया और फिर बस्तर पर लेट गया। लेकिन इस बार आंटी और भी करीब हो गईं। उनका लम्स और करबत मेरी नींद उड़ा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा। मैंने पहली बार उनको इस जाविये से देखा। एक बावकार, दबंग औरत जो बज़ाहिर सख्त मिजाज है लेकिन अंदर से अकेली, जख्मी और जज्बात से ढाल, निशे में डूबी हुई, लेकिन फिर भी प्रक्षिश आंटी के लम्स ने मेरे दिल में हलचल मचाई हुई थी। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और हौसला बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में डर छिपा हुआ था। रात की खामोशी में सब कुछ बदल रहा था। रात की खामोशी ने जैसे सब आवाजें निगल ली थीं। नीलम आंटी मेरे और भी करीब हो गई थीं। इनका हाथ कभी मेरे सीने पर टकता तो कभी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, मगर दिल जाग रहा था। आंटी की टांग मेरे ऊपर थी और वो पूरी तरह बेखबर लग रही थीं, लेकिन उनके लम्स में एक अनजानी हरारत थी। मेरा दिल कह रहा था, ये सब हादसाती नहीं, वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। कुछ लम्हे गुजरे तो उन्होंने धीरे से क्रोट बदली, मगर साथ ही उनका बाजू मेरे गले के करीब आ गया। अब इनका सांस मेरे चेहरे को छू रहा था। वो हस्की की खुशबू और उनके सांसों की गर्मी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैं खामोश रहा, लेकिन अंदर एक जंग चल रही थी। डर और ख्वाहिश आमने सामने खड़े थे। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए जरा सा हरकत की, जैसे करूट बदल रहा हूं। लेकिन आंटी और भी करीब हो गईं। उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, यासर, तुम सो गए हो। मैं चौंक गया, सोचा शायद वो जाग रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, जी आंटी, नहीं, नींद नहीं आ रही। वो हंसें, लेकिन इस हंसी में एक थिकन, एक भारीपन था। बोलें, मुझे भी नींद नहीं आ रही, दिल बहुत बोझल है। मैंने कहा, फिक्र न करें आंटी, मैं हूं ना आपके पास, बात करें, दिल हल्का हो जाएगा। वो चुप हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलें, कभी कभी इंसान को अपने दिल का बोझ बांटने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। मैंने उनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में वहस्की के असर से सरखी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब कशिश भी। वो आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही थीं। अचानक वो सीधी होकर बैठ गईं और बोलें, यासर, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ यूं बैठकर? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आंटी, आप तो काशिफ की माँ हैं, लेकिन सच कहूं, मुझे आपसे डर नहीं लगता, बल्कि एक सुकून मिलता है। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गईं। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। फिर वो आहिस्ता से दोबारा लेट गईं। इस बार वो मेरे बिल्कुल साथ आ गईं। उनका बाजू मेरे गर्द आया। मैंने दिल ही दिल में कहा, अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहा। मेरी धड़कन तेज थी। मैंने हिम्मत की और उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने हाथ नहीं हटाया, बल्कि मेरी गिरफ्त को मजबूती से थाम लिया। इस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। आंटी का बदन मेरे करीब था। इनकी करबत मेरे हवास पर छा रही थी। मैंने पहली बार इतनी करीब से उनके चेहरे को देखा। झरियों के बावजूद उनके चेहरे पर एक अलग ही जाज़िबियत थी। एक बावकार औरत जो अपने अंदर हजारों कहानियां छिपाए बैठी थी। मैंने धीरे से कहा, आंटी, आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं आज? वो मुस्कुराएं। उनकी मुस्कुराहट में नशा, गम और एक अजीब सी खुशबू मिली हुई थी। बोलें, यासर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बस तुमसे बात करके दिल हल्का लग रहा है। वक्त गुजरता गया, हमारी बातों का सिलसिला थम ना सका। कभी वो अपने गांव के किस्से सुनाते, कभी अपने शौहर की बेवफाई की बातें, कभी अपनी तन्हाई के गले शकवे। मैं सुनता रहा और उनकी आंखों में छिपी खाली जगह को महसूस करता रहा। निशे और तन्हाई के इम्तिजाज ने उनके लहजे को नर्म कर दिया था। वो सख्त गिर औरत जो हमेशा सबको डांटती थी, आज एक कमजोर और जज्बाती औरत की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, यासर, तुम्हारी बातों में एक अजीब सुकून है। तुमसे दिल की बातें करके मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने उनके हाथ को थाम कर कहा, आंटी, आपको अकेलापन खा रहा है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं। ये अल्फाज सुनते ही उनकी आंखों में नमी आ गई। वो लम्हा मेरे लिए बहुत गहरा था। मैंने महसूस किया कि उनके दिल में बरसों का बोझ था, जो आज पहली बार हल्का हो रहा था।
आंटी ने आहिस्ता से सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं खामोश हो गया। उनका सिर, इनका लम्स, उनकी करबत, ये सब मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर रहे थे। मेरी सांसें रख रख कर चल रही थीं। आंटी की खुशबू मेरे दिल व दिमाग को बेकाबू कर रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज खत्म हो गए थे। वक्त ठहर सा गया था। हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ गए। अब हमारे बीच कोई फासला नहीं रहा था। इस लम्हे मैंने सोचा कि शायद यही वो मोड़ है जहां सब बदलने वाला है। लेकिन यह भी सच था कि अभी सब कुछ आगाज पर था। आंटी ने सर उठाया, मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यासर, तुम्हें पता है, जिंदगी कभी कभी अजीब फैसले करवाती है। मैंने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और कहा, शायद यही वो फैसला है। आंटी। कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की हल्की हुआ और बाहर की खामोशी रात को गवाह थी कि हम दोनों एक ऐसे सफर पर कदम रखने जा रहे थे जिससे वापसी आसान न थी। नीलम आंटी की आंखों में वो चमक अब भी मौजूद थी जो वहस्की और तन्हाई के मिले जले उस रात से पैदा हुई थी। उनका चेहरा मेरे करीब था और मेरे दिल की धड़कन तेज। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे परख रही हूं, जांच रही हूं कि मैं कहां तक उनके साथ चल सकता हूं। कमरे की खामोशी में अचानक उन्होंने मेरा हाथ जोर से थाम लिया। इनकी अंगुलियों की सख्ती और लर्जिश ने मेरे जिस्म में एक लहर दौड़ा दी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज हल्क ही में उटक गए। आंटी ने धीरे से कहा, यासर, तुम्हें लगता है मैं बड़ी औरत हूं? मैं चौंका। उनके लहजे में खौफ भी था और एक अजीब सा एतमाद भी। मैंने उनकी आंखों में